नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, टाटा स्टील मास्टर्स 2023 की शुरुआत हो चुकी है। ये टूर्नामेंट वैसे भी हिस्ट्री का जो है वो सबसे बड़ा महान टूर्नामेंट माना जाता है। 86वां एडिशन है, मतलब 86th टाइम ये टूर्नामेंट हो रहा है। पहले किसी और नाम से जाना जाता था, एक समय कोरस के नाम से जाना जाता था, और फिर भारत की हमारी टाटा जो कंपनी है उसने कोरस कंपनी को ख़रीद लिया, स्टील की कंपनी, और ये टूर्नामेंट टाटा स्टील हो गया। टाटा स्टील मास्टर्स इस बार खास इसीलिए है कि इसमें 5 ऐसे खिलाड़ी खेल रहे हैं जो कि कैंडिडेट के लिए चयनित हो चुके हैं। जी हाँ, नेपो मिन्सी इसमें खेल रहे हैं, विदित खेल रहे हैं इसमें, भारत के तीनों जो गुकेश हैं और प्रज्ञानंदा, ये तीनों जो कैंडिडेट के लिए भारत से क्वालिफाई हुए हैं ये खेल रहे हैं। इसके अलावा अली रेज़ा फिरोज़ा भी खेल रहे हैं। तो टोटल 5 खिलाड़ी इसमें ऐसे खेल रहे हैं जो कि कैंडिडेट खेलने वाले हैं। और बड़ी बात यह है कि कैंडिडेट में अगर वो जीते तो जिससे वो खेलेंगे, विश्व चैंपियन डिंग लीरेन, वो भी इस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं। मतलब जब डिंग से हर किसी का मैच होगा तो ये आप वो मान सकते हो कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर मैंने कैंडिडेट जीता तो मैं इनसे मैच खेल सकता हूँ। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है पूरा का पूरा लाइनअप। इवन जो लोग कैंडिडेट नहीं भी खेल रहे हैं वो प्लेयर भी बहुत स्ट्रांग है टूर्नामेंट में। जैसे अनिश गिरी जैसे प्लेयर टूर्नामेंट में खेल रहे हैं, पर हम मकसूदलू खेल रहे हैं, तो अपने आप में टूर्नामेंट जो है वो बहुत मजबूत बन जाता है। तो हमने इस बार से खास शुरुआत मैं कर रहा हूँ। फिलहाल टाटा स्टील तक हम तो इसको हम कोशिश पूरी करेंगे कि इसको कंटिन्यू करना ही करना है। क्रिटिकल मोमेंट्स ऑफ द डे, तो पहले दिन क्रिटिकल मोमेंट क्या रहे। हर मैच में कुछ क्रिटिकल मोमेंट होते हैं, तो हम बारी बारी से सबको देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे वे ई, जो कि चीन के प्लेयर हैं। उन्होंने जीत दर्ज की, उन्होंने हराया अलेक्जेंडर डोनचेंको को। तो ये जो मैच हुआ, ये मैच एक्चुअली में कहाँ पे स्विच हुआ, कहाँ पे ऐसा लगा कि गेम जो है वो स्विच हुआ, तो यहाँ पर हम बताएंगे। ये पोजीशन थी, मूव नंबर था 17वीं चाल, जिस पे नाइट C2 खेला यहाँ पर अलेक्जेंडर के खिलाफ वे ई ने, और एक तरह से टेस्ट था। अगर आप पोजीशन में देखो तो वैसे तो ये दो नाइट बड़ा अच्छा कर रहे थे इसके खिलाफ। यहाँ पर D6 के खिलाफ बिशप F4 भी लामबंद है, लेकिन वे ई का भी जो बिशप है, रुक है और दोनों नाइट है, वो अच्छा काम यहाँ पे कर रहे थे। और ख़ासतौर पे ये जो D4 का स्क्वायर था, ये एक चिंता की बात थी यहाँ पर डोनचेंको के लिए। अच्छा, यहाँ पर इनके पास काफ़ी टाइम था, 48 मिनट जो था बचा हुआ था, और 46 मिनट में उन्होंने दो कुछ यहाँ पे जो चाल चली तो 2 मिनट में उन्होंने जवाब दिया। यहाँ पर रुके D1 खेला, जो कि डिसेंट मूव थी। और अब यहाँ पर आता है नाइट D4। इस पोजीशन पे कंटिन्यू कैसे किया जा सकता है, ये नाइट D4 मारा जा सकता था। अगर आप बिशप इंटू D4 लेकर के आते हैं तो देन इवन B3 आ रहा है, और ये पोजीशन फाइन है बिकॉज ऑफ D6 पे जो अटैक है। ब्लैक D6 तो बचा नहीं पाएगा, F5 वगैरह करेगा यहाँ पर। और अभी आप देखोगे फिलहाल, मतलब D6 भी अभी सिक्योर है एक प्रकार से। सॉरी, D6 यहाँ पे बच रहा था मतलब। तो ये पोजीशन चलेगी, ये पोजीशन करीब करीब इक्वल है। वाइट का भी प्रेशर है, ब्लैक का भी पीसेस अच्छा कर रहा है। लेकिन यहाँ पर दोनचेंको जो है वो मिस कैलकुलेट कर गए। उन्होंने यहाँ पे रुक इंटू D4 मारा, और इन्होंने यहाँ पे मतलब करीब करीब 5-6 मिनट सोच करके रुक इंटू D4 यहाँ पे मारा। और इसके बाद जो पोजीशन निकल करके आई, खासतौर पर जब उन्होंने कैलकुलेट किया होगा नाइट D6 नाइट D6 नाइट D6, मुझे ख्याल से जो सबसे बड़ा उनको प्रॉब्लम हुआ, सबसे पहले रुक E8 हुआ, B3 हुआ, G5। आई थिंक ये वो चाल थी जो शायद कैलकुलेशन में मिस हुई है। इसका फ़र्क पोजीशन में ये पड़ा कि आफ्टर G5, अब आप देखिए कि आप बिशप G5 इसलिए नहीं मार सकते बिकॉज ऑफ क्वीन इंटू D6। और अगर आप ये वेरिएशन के लिए जाएंगे तो ऑलरेडी एक्सचेंज चूँकि डाउन है, तो आप पीस डाउन हो जाएंगे, तो आप ये लाइन आप खेल नहीं सकते। तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे इन्होंने इस पोजीशन में अब जैसे बिशप को पीछे खींचा, और जैसे ही F5 आया तो आप ध्यान दीजिए कि अब आप तो सपोर्ट ही नहीं दे पा रहे हो, यहाँ पर F4 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्वीन इंटू F5 मारना पड़ा। और ये गेम एक ऐसी पोजीशन पे पहुँच गया जहाँ से अब जो पूरा गेम था वो आपको डिफेंड करना था, क्योंकि आप एक्सचेंज डाउन हो और आपके पास ऐसा कोई कंपनसेशन है जो वो बोर्ड पे था नहीं। गेम चलता रहा, लगातार पोजीशन में फाइट करते रहे वो अपने D6 के पॉन के लिए, लेकिन ये D वाला पॉन D3 भी भाग ही रहा था। और एक मोमेंट आया जब वो D6 का पॉन मर गया, और वे ई ने जो है इसको जीत में कन्वर्ट कर दिया। तो इसके बाद जो दूसरा गेम था वो था, जिसको हम देखेंगे, वो है वॉन फॉरेस्ट और अली रेज़ा फिरोज़ा का। ये गेम एक्चुअली में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है,
क्योंकि वॉन फॉरेस्ट वो खिलाड़ी हैं जो टाटा स्टील का टूर्नामेंट जीत चुके हैं, और सारे दिग्गजों मैग्नस कार्लसन के होते हुए वो वॉन फॉरेस्ट ने जो है ये टाटा स्टील मास्टर्स का खिताब जीता था। तो 2700 के ऊपर के खिलाड़ी रहे हैं, अभी थोड़ा ऊपर नीचे चलता रहता है, और कंसिस्टेंसी का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहा है उनको। अच्छा, बड़ी ही इंटरेस्टिंग पोजीशन इनके साथ थी, अली रेज़ा फिरोज़ा और वॉन फॉरेस्ट हमेशा चांसेस लेते हैं, और वही स्थिति आप देखिए इस पोजीशन में 4-4 पॉन है, इनका एक पास पॉन इधर से अगर भाग रहा है, लेकिन आपका किंग पास है, नाइट है यहाँ पर, और इनके पास भी 2 पास पॉन है समहाउ, और ये रुक 7th रैंक से रुक किंग को रिस्ट्रिक्ट करे हुए और इधर पे प्रेशर रखे हुए। ये मैच लग रहा था कि ड्रॉ हो जाएगा। यहाँ पर अली रेज़ा ने E3 खेला, और ये वो मोमेंट था जब 21 मिनट थे वॉन फॉरेस्ट के पास, और वॉन फॉरेस्ट ने यहाँ पे नाइट D4 खेला, तुरंत ही खेला। ये बहुत जल्दी खेली गई मूव है, मतलब कुछ 10-20-30 सेकंड के आसपास समझ लीजिए टाइम लिया गया है, और यही मैच की सबसे बड़ी ब्लंडर बन गई। यहाँ पे एक्चुअली में खेलना चाहिए था किंग D3, अगर E2 आएगा तो उसके बाद किंग E2। आप देखिए कि आप रुक से तो नहीं मार सकते, बिकॉज ऑफ यहाँ पे भी आपके पॉन मर रहे हैं, तो आप बिशप G2 खेलोगे, नाइट D4, किंग E8 जाएगा भी तो C5 बढ़ रहा है, और इस तरीके से पॉन रिकवर हो जाता है और ये मैच ड्रॉ हो जाता है। लेकिन मैच पे नाइट D4 खेला, और गलती हो क्या गई, क्या मिस क्या हो गया जब आप 30 सेकंड में चाल चलते हैं। अली रेज़ा ने यहाँ पे टाइम लिया और 3 मिनट सोच के उन्होंने खेला बिशप E4। अभी प्रॉब्लम ये था कि रुक इधर आके इधर आ रहा है, नाइट आपका मर रहा है, और फिर E2 रुकेगा नहीं यहाँ पे, और इसको डिफेंड करने का कोई चांस समझ ही नहीं आया यहाँ पर वॉन फॉरेस्ट को। वॉन फॉरेस्ट ने यहाँ पे 4-5 मिनट सोच के उन्होंने C5 खेला, बट आफ्टर रुक D2 उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि ये पॉन रुकेगा ही नहीं, या यहाँ पे पीस देना पड़ेगा। तो सिर्फ एक चाल में गेम चला गया। तो देखिए आप कितने भी बड़े खिलाड़ी हो, अगर आप जल्दी से चाल चल देंगे बिना सोचे समझे, अगर आपने अच्छे से चेक नहीं किया है, तो फिर गलती आपसे भी होगी, भले आप कितने बड़े खिलाड़ी हो। तो छोटे बच्चे जो आप लोग देख रहे हो, ये बात आप याद रखो कि अपोनेंट के लास्ट मूव को बहुत अच्छे से देखना ज़रूरी है। क्विक मूव जो है वो बड़े खिलाड़ियों को भी जो है वो बहुत बार इसी तरह से मैच उनको गंवाना पड़ता है। तो ये हुआ अली रेज़ा फिरोज़ा और जॉर्डन के मैच में। विदित के मैच हम लोग ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। बट एनीवे क्रिटिकल मोमेंट में दिखा देता हूँ। ये पोजीशन थी जहाँ पर विदित रुक के D1 खेल के अगर कंटिन्यू करते, तो आफ्टर CD4 नाइट D6 रुक का फेट, नाइट C4 आता, नाइट B6 पे नाइट E3, और ये जो पोजीशन आती है विदित के पास एक पास्ट पॉन के साथ, और ये पोजीशन काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही थी। यहाँ पे भी वीकनेस है, यहाँ पे भी वीकनेस है, तो ये मैच विदित को थोड़ा ये पोजीशन फेवर करती। खैर मैच में CB5 हुआ, और उसके बाद गेम जो है वो इक्वलाइज हो गया था, और लगातार एक्सचेंज होते हुए मैच ड्रॉ हो गया। पूरा मैच का एनालिसिस जो है वो आप चैनल पे वीडियो जो है मैंने डाला है, उसको जा करके आप देख लीजिएगा। उसके बाद करते हैं जू वेंजुन और अनीश गिरी का। ये मैच बड़ा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि पूरे गेम में ऑलमोस्ट जो है जू वेंजुन की, आप जैसे खासतौर पे ये पोजीशन आप देखें, बढ़िया पोजीशन जू वेंजुन की थी, वो मेंटेन कर रही थी, और ये मैच लगभग ऐसा लग रहा था कि ड्रॉ तो कम से कम आज होने वाला है, अनीश गिरी यहाँ पे जीतने नहीं वाले हैं। लेकिन एंड गेम में आते आते ये पोजीशन आई, ये मतलब ऐसी पोजीशन आई जिस पर जू वेंजुन ही पॉइंट डाउन हो गई, और यहाँ पर अनीश ने ट्राई किया, अनीश ने H5 खेला। ये वो मोमेंट था कि यहाँ पर इन्होंने G5 खेला, जो कि अच्छी चाल थी, इंटरेस्टिंग मूव थी। हालांकि यहाँ पे किंग H3 अगर खेलती तो ये ज़्यादा बेटर है, और ये ड्रॉ ही है प्रैक्टिकली। खासतौर पे इनका रुक बहुत अच्छा है, ये किंग कभी बाहर आने नहीं वाला है, ये मैच नहीं जीता जा सकता है। लेकिन क्या हुआ, इन्होंने खेला पहले G5, फिर आता है, अच्छा यहाँ पे 12 मिनट था, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल टाइम नहीं था, रुक D2 चेक आया। ये फाइनल डिसाइड करने वाली चाल है। आप लोग चाहो तो पॉज करो, सोचो कि क्या करना चाहिए यहाँ पे। यहाँ पे इन्होंने किंग F3 खेला, जो कि ब्लंडर था। अगर यहाँ पे किंग जो है उसको H3 ले जाया जाता, तो ये मैच यहाँ पे ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, मान लीजिए कि ये पॉन इंटू पॉन मार दिया जाए, तो रुक इंटू E5 आ रहा है। अभी आप G4 खेलो, ऑलमोस्ट सेम जैसा कुछ हुआ, वही मैं आपको दिखा रहा हूँ, किंग H4। और ये ना, ये पोजीशन ऐसा है कि ये विन नहीं होगा, आप किंग H6 वगैरह नहीं खेल सकते। आप अगर मान लीजिए रुक H2 वगैरह खेलते हैं, एक बार किंग ऊपर आ गया तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। और अगर मान लीजिए कि आप सोचिए कि चलो मैं रुक G2 बैठ जाता हूँ ताकि ये किंग ऊपर जाए, तो ये किंग इंटू H5 आ जाएगा, आप ये मार भी लीजिए, तो आफ्टर रुक E7 एक्चुअली ये ड्रॉ पोजीशन है। तो बट मैच में इन्होंने किंग F3 खेल दिया इस तरफ जू वेंजुन ने। बट उसके बाद क्या हुआ, रुक से चेक आया, किंग G2,
पॉन इंटू पॉन, और यहाँ पर इन्होंने अच्छा ये आप थोड़ा सा मतलब जैसे मान लीजिए कि अभी आप इधर चले जाएं इस पोजीशन में, तो अब प्रॉब्लम ये है कि H4 आ रहा है, तो वो उसकी वजह से अब किंग वापस वहाँ लौट नहीं सकता था, तो यहाँ पे इनको खेलना पड़ा। इन्होंने खेला G4 खेल दिया, और इसके बाद एक बार किंग कट ऑफ हो गया। अनीश ने थोड़ा सा मैटर ऑफ टेक्निक था, घुमा फिरा के वो बैठ गए, और फाइनली उन्होंने थोड़ी देर में F5 का पॉइंट मार लिया, और फिर तो मैच जीत गए। तो ये क्रिटिकल मोमेंट था जो व्यंजन अनीश गिरी के मैच का। गुकेश और नोदिरबेग की बात करें तो ये मैच बड़ा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि ओपनिंग में गुकेश ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया। ये पोजीशन था नाइट D4 था, गुकेश ने G4 खेला पहले तो इस पे नाइट G4 ही बेटर मूव है, बिकॉज अगर सामने वाला यहाँ पे पीछे हट जाए बिशप G6 पे, तो आफ्टर नाइट D4 ये तो वाइट के लिए विनिंग पोजीशन आ जाएगा। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे फोर्स था कि भले मैच ड्रॉ हुआ पर मैच बड़ा अच्छा हुआ। नाइट G4, H इंटू G4, बिशप इंटू G4, यहाँ पे बिशप D4 मारा, पॉन इंटू D4। अब गुकेश जाते हैं नाइट D5, ये खेलते हैं बिशप G5, और यहाँ पे गुकेश खेलते हैं नाइट C7। गुकेश अपना क्वीन देने तैयार हैं। कैसे? आप क्वीन C7 तो यहाँ पे मार नहीं सकते, सॉरी आप यहाँ पे अगर क्वीन C7 यहाँ पे अगर आप मारते हैं, तो आप देखिए कि यहाँ पे रुक इंटू G4 के बाद वाइट विनिंग है, तो वो तो आप मार नहीं सकते। तो यहाँ पे इन्होंने क्या खेला, इन्होंने यहाँ पे खेला इस पोजीशन पे बिशप H5। अब गुकेश खेलते हैं रुक G5, क्वीन H3 चेक, नाइट H2, और यहाँ पे बिशप इंटू D1, रुक T1। तो ये पोजीशन आया जहाँ पे गुकेश के पास 3 माइनर पीसेस थे। हालांकि यहाँ पे एक पोजीशन आता है क्वीन C7 के बाद नाइट B5, रुक C8, नाइट B5, F5, और ये वो पोजीशन था जहाँ पे गुकेश के लिए बेस्ट मूव उन्होंने ये F5 खेला, और बाद में वो लगातार मोहरों की अदला बदली होती रही। थोड़ा अब्दुल सत्तरों ने ट्राई किया, लेकिन उसके बाद उनके पास उन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा मोहरे हैं, तो फिर ये परपेक्चुअल जैसी पोजीशन आके यहाँ पे ड्रॉ हो गया। तो उस पोजीशन में गुकेश अगर EF5 नहीं मार के रुक D G1 खेलें, तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, क्योंकि इसमें अगर G6 खेला गया तो नाइट D6 के बाद वाइट की पोजीशन बेटर हो रही थी यहाँ पे। और यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पे जो सही चाल है वो बताते हैं, मतलब एनालिसिस में दिखता है कि रुक D G1 पे सही चाल है FE4 मारो, रुक G7 अलाउ करो। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे थोड़ा क्रिटिकल था, मतलब यहाँ पे थोड़ी गलती होने के चांसेस हैं। जैसे यहाँ पे एक्यूरेट खेलना पड़ेगा क्वीन H6। मान लीजिए कि यहाँ पे ये पॉन से पॉन मार दिया, तो आप देखिए इस तरीके से मैच विनिंग हो जाएगा, बिल्कुल विनिंग। कैसे विनिंग हो रहा है? जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई चाल ले लेते हैं, यहाँ पर H5 खेलना पड़ेगा। H5 इसलिए खेलना पड़ेगा, और यहाँ पे बिशप D3 आ जाएगा, और आप देखिए राजा की स्थिति क्या हो रही है। एक्चुअली मैं मान लीजिए कि आप कुछ और खेलते हैं, मान लीजिए कि आपने खेल दिया B6, सिर्फ फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्या हो रहा था? रुक G8 चेक, रुक G8 और नाइट F7 चेकमेट। तो राजा की स्थिति थोड़ी ख़राब हो रही थी। तो रुक D G1 अगर खेला जाता तो ये एक क्रिटिकल मोमेंट था गेम का। नेपोमिंसी के साथ क्या हुआ? नेपोमिंसी के साथ उनके जो अपोनेंट थे, ओपनिंग में जो है उनकी पोजीशन अच्छी थी, यहाँ पर उन्होंने कोई यहाँ पे गलती की नहीं, लेकिन उनसे एक गलती हुई। जब अपोनेंट G8 पर नेपोमिंसी अटैक करने आए, तो यहाँ पे उनको क्वीन E4 करके खेलना चाहिए था, ताकि कभी भी एक जो क्वीन है वो एक्टिवेट इधर ना होने पाए, और कोई ऐसा प्रॉब्लम था नहीं। लेकिन उन्होंने G3 किया, और आफ्टर G3 जो है नेपो ने उनके ऊपर अटैक चालू कर दिया, और बाद में उनको वही चीज़ जो है महंगी पड़ी काफ़ी। मतलब एक प्रकार से वो डिफेंस कर ही नहीं पाए अच्छे से, और नेपोमिंसी ने जो है वो पूरा मैच अपने नाम कर दिया। सिर्फ एक चाल जो G3 था, अगर वो G3 नहीं करते इस पोजीशन में, तो ये मैच जो है क्वीन E4 अगर खेलते तो अच्छा चल सकता था। आखिरी मैच प्रज्ञानंदा वर्सेस परम मकसूदलू। प्रज्ञानंदा हमेशा इंटरेस्टिंग चेस खेलते हैं। प्रज्ञानंदा के साथ ये पोजीशन आया था एक, यहाँ पे वो अटैक कर रहे थे, दोनों ने अपोजिट कैसल किया था, तो अटैक तो होना ही था। ये वो पोजीशन था जहाँ पर प्रज्ञानंदा के पास एक इंटरेस्टिंग मूव था। वो मूव था बिशप G5 खेल दिया जाए, क्योंकि अगर यहाँ पे बिशप G5 मारते तब तो वाइट के लिए बहुत बेटर है, और नहीं मारते बिशप C5 हटा लेते हैं, तो नाइट G4, पॉन G4, क्वीन G4 के बाद जो है वाइट का पोजीशन बेटर आ रहा था, क्योंकि किंग साइड थोड़ा वीक पड़ रहा था एक्चुअली में इस तरह से खेलने में। और हाँ, यहाँ पे एक जरूर था कि अगर आप वो बिशप C5 वाले वेरिएशन में बिशप G4 पे एक बार बिशप ये F2 आ सकता है, बट क्वीन H3 के बाद पोजीशन H3 वो ऑलमोस्ट वही पोजीशन आ रहा है जो कि वाइट को फेवर करता था। लेकिन मैच में क्या हुआ, बिशप G4 डायरेक्ट मार देने की वजह से जैसे ही क्वीन G4 मारा, क्वीन F3 आ गया, क्वीन को एक्सचेंज करना पड़ा, और फिर गेम न्यूट्रलाइज हो गया, और तो गेम जो है उसके बाद ड्रॉ हो गया। तो ये थे सारे क्रिटिकल मोमेंट्स डे 1 के, जो कि मुझे समझ में आए और मैं आपके लिए लेकर के आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया
तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यही वो तरीका है दोस्तों कि जिस तरह से आपको मैच देखने चाहिए, लाइव मैच में हमेशा देखना चाहिए कि क्रिटिकल मोमेंट कहाँ पे गेम स्विच हो रहा है, कहाँ से गेम बदल रहा है, और इससे आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, बहुत सारे नए आइडियाज़ मिलेंगे। तो अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद दोस्तों।